हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो ज्योग्राफी का होगा, पृथ्वी की गतियां। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। बेसिक नॉलेज यहाँ से आपको मिलते हैं कि दिन और रात बराबर कैसे हो जाती हैं, पृथ्वी कितने डिग्री पे घूमी होती है, घूर्णन किसको कहते हैं, परिक्रमण किसको कहते हैं, और दिन और रात की लंबाई बढ़ती और घटती क्यों है। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर आपके लिए। बट बिफोर टू बिगिन, आप जिस तरीके से इस चैनल को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, देते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिस तरीके से करते रहिए। बाकी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर हम लोग देखें तो पहले टॉपिक का नाम ही है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पृथ्वी पर दो प्रकार की गति होती है। मूवमेंट इसका अगर होता है कहीं पे भी, दो तरीके से होता है। पहले वाले को घूर्णन बोला जाता है और दूसरे वाले को परिक्रमण बोला जाता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमना शुरू करती है ना, जैसे मान लिया कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये पूरे गोल पृथ्वी है। ये अपना जो 66.5 डिग्री वाला कोण बनाता है, यहाँ पर जो इस तरीके से और इस तरीके से रहता है, यहाँ से जो ये घूमती है राउंड 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 करके, ये इसका घूर्णन काल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। और इसी तरीके से घूमते घूमते जब ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है, तब इसका ये परिक्रमण काल हो जाता है। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि दिन और रात होती है, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, वर्ड्स चेंज होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी है ना, अपने इसकी जो कक्षा है इस पे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। मतलब एक समतल होता है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर किया गया हुआ है कि कक्षीय समतल किसको कहा जाता है। यहाँ पे पृथ्वी का कक्षीय समतल जो है वो ये आ जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी का ये कक्षीय समतल है। बाकी 23.5 डिग्री की अगर हम लोग बात करें दक्षिण में तो ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री अगर उत्तर की बात करें तो ये कर्क रेखा है। 0 डिग्री हमारी विषुवत रेखा आ जाती है। और ये जो झुका हुआ है ना, ये 66.5 डिग्री पे। इसी कारण से पृथ्वी जो है, अगर आप ग्लोब पे देखते होइएगा तो थोड़ी सी झुकी हुई आपको नजर आती है। और इस कारण से इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो उभड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर आते हैं तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यहाँ तक तो दैनिक गति होती है। घूर्णन गति जो है वो दैनिक गति है, क्योंकि ये जो है ना 24 घंटे में एक बार पूरा राउंड मारती है इस तरीके से पृथ्वी, ठीक है ना। 24 घंटे में एक बार राउंड मार लेती है। और बाकी हम लोग अक्षांश और देशांतर वाले में पढ़े हुए थे, इसका क्या होता है, 15 जो है वो 1 मिनट जो आता है वो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री का बात आता है। यहाँ पर ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था इसके लिए। बाकी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से अगर कुछ चीजों को अगर आप देखिएगा तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 23.5 डिग्री की जो बात करती है ये 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण नीचे की तरफ, ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा की बात है। और साथ में जो झुका हुआ है, ये हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है 66.5 डिग्री का, ये जो कोण बनाती है इस तरीके से बीच में, है ना। इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से झुके हुए। पृथ्वी का कक्षीय समतल का जो लंब होता है ना, वो भी 23.5 डिग्री का ही होता है। अब एक चीज और आपको बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो दिन और रात होती है, तो इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है। बीच का जो पोर्शन हो जाएगा ये प्रदीप्त वृत्त कहलाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ पे तो दिन होगा, लेकिन दूसरे तरफ जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है यहाँ पे रात हो रहा होगा। बीच की रेखा जहां से दिन और रात जो है वो इक्वल हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगा, यहाँ पे रात होगा तो यहाँ पे दिन होगा, इस तरीके से। तो इस जो रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये 66.5 डिग्री वाला मैटर क्या आता है। अब आते हैं हम लोग क्लियर इसके और नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अगर थोड़ा सा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को करें तो एक चीज यहाँ क्लियर होता था कि आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, ठीक है।
यहाँ से घूर्णन की बात आ जाती थी, परिक्रमण की बात हम लोग अब करेंगे। तो आप अगर सोचिएगा, कभी आपके दिमाग में ऐसा होता है कि पृथ्वी, अगर हम लोग तो एक्चुअली में पृथ्वी पे है, हमें पता नहीं है कि पृथ्वी घूम रही है ना, लेकिन पृथ्वी अपने जगह पे घूर्णन कर रही होती है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, इस तरीके से मूवमेंट जो इसका हो रहा है ये करना अगर बंद कर दे, तो क्या होगा क्या इसके पीछे? तो एक पोर्शन जहां पे सूर्य है और जिसका प्रकाश यहाँ पे एक्चुअली में पड़ रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से प्रदीप्त बिंदु जो होती है उसके पहले, तो यहाँ पे मतलब हर एक दिन दिन ही रहेगा, यहाँ पे सालों भर जो है वो रात का ही समय रहेगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे ये पोर्शन जो पृथ्वी का हो जाएगा वो पूरी तरीके से अंधेरेमय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज अभी जो मूवमेंट हो रहा है पृथ्वी का, इस कारण से क्या है कि इस पोर्शन पे जब दिन होता है, इस पोर्शन पे रात होता है, फिर ये घूमते हुए जब 24 घंटे के बाद यहाँ आती है तो यहाँ रात यहाँ दिन होती है। इस तरीके की बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब अगर हम लोग देखें, दूसरा भाग अंधेरा से भरा हुआ रह जाएगा, ये वाला पोर्शन, अगर पृथ्वी मूवमेंट नहीं करेगी, घूमेगी नहीं, तो इस कारण से यहाँ पे हर एक समय ठंड का मौसम रहेगा और यहाँ पे जो है क्या होगा कि बहुत बुरी तरीके से बर्फ जमा होगा, इतनी ज्यादा ठंड होगी कि यहाँ जिंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यहाँ से हम लोगों के घूर्णन की बात खत्म हो गई। बहुत बेसिक बात है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं ना, हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी को नहीं कवर कर रहे हैं कि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे। कुछ बेसिक चीजें हम लोग ले रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, और ये क्लियर कर दे रहा है हमारा कि हमको अब आगे और किस तरीके से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, जब क्लास 6 से आपके 12th तक के एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस आपके कवर करवाए जाएंगे, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये सारा पढ़ा हुआ वहीं पे आपके काम आने वाला है। बाकी अगर परिक्रमण की बात हम लोग करेंगे, पृथ्वी 365 दिन सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना, और 6 घंटे का जो समय होता है ना, ये इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है। इसको 365 दिन 1/4, 365.1/4 दिन की बात करते हैं हम लोग, पूरा मिलाकर के 6 घंटे का, तो 365 दिन ही हम लोग इसको मानते हैं। लेकिन सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें हम लोग नहीं जोड़ते हैं। इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि इस 6 घंटे को हम लोग लीप ईयर में जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, ये चीज क्लियर आ जाता है। अब अगर परिक्रमण की बात करते हैं तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम लोग परिक्रमण बोलते हैं। पहले भी मैंने बताया कि ये सूर्य है, यहाँ से अपने जो इसका एक जो मूवमेंट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन, ठीक है ना, और इसी तरीके से ये घूर्णन करते हुए जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है तो एक वर्ष का समय आता है। इससे ऋतुओं में चेंजेस आ जाते हैं, मौसम में परिवर्तन हो जाता है, ये सारी चीजें इसमें होती है जब आपके परिक्रमण होती है, उसके कारण घूर्णन के कारण दिन और रात होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब 365 दिन की जो बात आती है इसको हम लोग तो एक वर्ष में जोड़ लेते हैं और 6 घंटे के समय को हम लोग छोड़ देते हैं। अब 6 घंटे का जो समय होता है ना, ये हर एक 4 वर्ष के बाद मिलाकर के 24 घंटा बन जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं कि फरवरी में जोड़ देते हैं। क्लियर है, अगर 4 वर्ष की बात करें, 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, और 4 वर्ष हर एक साल में 6-6 घंटे का बात आता है। 4 वर्ष में 6 × 4 कर देंगे तो 24 आवर्स हो जाएगा ये, और इसी 24 आवर्स मतलब एक दिन को हम लोग फरवरी में जोड़ देते हैं हर एक 4 साल के बाद, और ये बन करके आ जाता है हमारा फरवरी 29 दिन का, जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्लियर है इसे, और इसमें 366 दिन होते हैं। यहाँ तक क्लियर आ जाता है बात, 4 साल के बाद ये होता है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग परिक्रमण की बात करें तो एक बहुत ही बेसिक आपको एक यहाँ पे इमेज दिया गया हुआ है। इमेज आपके कुछ चीजों को कवर करता है, पहले ये देख लीजिए कि क्या क्या कवर कर रहा है। अगर हम लोग उस इमेज को देखेंगे तो इस इमेज से आपके 2-3 चीज जो कवर हो रहे हैं वो आपके होते हैं। पहले यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको पहले रिमूव करते हैं, एक बार इरेज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, सूर्य है, इसके सामने वाला जो पोर्शन होगा वहां पे जो है ना, अगर मूवमेंट की बात करना स्टार्ट करेंगे तो उत्तरी ध्रुव जो होगा ना, यहाँ पे 21 मार्च को शरद ऋतु होगा। दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होगा, ये पोर्शन यहाँ पे पड़ रहा होगा। फिर यहाँ से अगर आएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा होगा, इस तरीके से।
अगर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा। फिर से अगर हम लोग देखें यहाँ पे 23 सितंबर को बसंत ऋतु होगा इसके दक्षिणी वाले, और यहाँ पे शरद ऋतु आएगा। इस तरीके से जो बेसिक यहाँ पे आपको एक इमेज दिया गया हुआ है, इससे इस चीज को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये चेंजेस जो आते हैं ये आपके परिक्रमण के कारण आते हैं, घूर्णन के कारण दिन और रात की बात आती है। अब जरा सा इसके और डीप में अगर हम लोग जाएंगे, एक चीज देखिए कि आप जनरली जो है इस चीज को, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, एक चीज आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर पाइएगा कि जब आप गांव में रहते हैं तो आपके खेत में जो है ना फसल की बुआई होती है, ठीक है, फसल की बुआई होती है जब, तो यहाँ पे आप बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो चीज बोए जाते हैं या उगाए जाते हैं उसको आप क्लियर कर पाइएगा, और उससे आप ऋतु का भी अंदाजा लगा लेते हैं। और शहर के जो बच्चे होते हैं उनको जरा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, तो आपको बेसिक हर एक बातें बताई जाती है, चाहे वो आप शहर में हो या गांव में हो, आपको ये चीज जानने जरूरी होते हैं। बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो एक वर्ष में जो है ना, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु मीन्स 1, 2, 3 और 4 ऋतुओं में बांटा गया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, मतलब परिक्रमण के कारण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऋतु में जैसे ही परिवर्तन आएगा ये परिक्रमण के कारण आएगा, क्योंकि सूर्य है, पृथ्वी है, इस तरीके से मूवमेंट करेगी, और जिस जिस पोर्शन पे ये आते जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन पे जो है वो आपको कभी जो है सो यहाँ पे शरद ऋतु दिखाई देगा, यहाँ पे आपके ग्रीष्म ऋतु दिखाई देंगे, इस तरीके की बात आती है यहाँ पे। बाकी ये चीज क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या हम लोगों को देखना है कि सूर्य के सामने पृथ्वी के मूवमेंट के हिसाब से कब कब किस किस जगह पे गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये सब चीजों का समय आता है। यहाँ देखेंगे तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुका हुआ होता है, क्योंकि सूर्य अपने जगह पे इस तरीके से झुकी हुई है, इस तरीके से 66.5 डिग्री की बात अगर हम लोग करेंगे, 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य झुका हुआ होता है, सूर्य झुकी हुई होती है सूर्य की तरफ। ये 21 जून को तो सूर्य की कर्क रेखा पर सीधी, अब सूर्य की किरणें जो होगी वो कर्क रेखा पर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा, यहाँ पे विषुवत रेखा और यहाँ पे मकर रेखा, ठीक है ना, तो कर्क रेखा यहाँ पे अगर हम लोग सूर्य की बात करें तो इस तरीके से अगर सूर्य प्रकाश देगा तो कर्क रेखा पर पड़ेगा ना। इस कारण से होता क्या है कि उन क्षेत्रों में उष्मा अधिक होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्लियर नहीं पड़ पाएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भागों पर 6-6 महीने तक लगातार दिन रहता है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब इस पोर्शन पे 6 महीने ना, इस पोर्शन पे 6 महीने, इस तरीके से आपके मैटर आ जाएंगे यहाँ पर। और अगर हम लोग देखें तो 21 जून को इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है, क्योंकि पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है जिसको हम लोग 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण आ जाता है, ये 0 डिग्री अक्षांश इसको ही बोला जाता है विषुवत रेखा को। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में विषुवत रेखा के पास सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग उत्तर अयनात बोलते हैं, अयनात, ठीक है, उत्तर अयनात बोला जाता है। सेम कंडीशन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी ध्रुव जो है ना वो सूर्य की तरफ झुकी होने के कारण क्या होता है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को। ये जून की बात थी, ये दिसंबर की बात आती है, ठीक है, ये 21 जून की बात थी, ये 22 दिसंबर की बात आती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है, वहां कर्क रेखा पर पड़ रही थी, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश रहता है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु की होती है, और इस स्थिति को हम लोग दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इस अवस्था को में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है, इसे विषुव बोला जाता है। तो जब दिन और रात बराबर होती है तो इस कंडीशन को हम लोग विषुव बोलते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को न तो कोई ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, उत्तर या दक्षिण में से कोई। तो इस कारण होता क्या है कि
गुरु जो है ना, इसलिए पृथ्वी पर रात और दिन दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखें इसके लिए, तो नेक्स्ट आता है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अगर 21 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी तो 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, और 21 मार्च को ये स्थिति बदल करके क्या हो जाती है कि उत्तरी गोलार्ध में अब बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आएगी। ये आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो एक ग्राफ एनसीईआरटी के तरफ से दिया गया हुआ है। ये ग्राफ आपको बेसिक चीजें सारे बता देती है, और इससे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। और एक चीज तो आप कवर करते हुए चलिएगा कि यूपीएससी या फिर कोई एग्जामिनेशन में इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। बेसिक फंडा जो होता है वो एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है, और बाकी मॉडिफाई उसको और बुक से किया जाए या फिर प्रेजेंट के सिचुएशन से, ये अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन जब भी आपके आते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी को प्लीज अवॉइड मत किया कीजिए, ये आपके बेसिक चीजें कवर करते हुए चलती है। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने पृथ्वी की गतियां, जो घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति है, इसको हम लोगों ने कवर किया। ये अपना चैप्टर नंबर 3 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।